एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। कल जहाँ से हमारा लेक्चर एंड हुआ था, आज वहीं से हम वापस शुरू करेंगे। सो दिस विल बी अवर सेकेंड लेक्चर, राइट। यस्टरडे वी स्टॉप्ड ओवर हेयर, द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज से हमें वापस स्टार्ट करना था। ठीक है, कल जहाँ तक जो हमने देखा था, विल जस्ट हैव अ रिकैप फॉर 1 सेकेंड। विल बी टेकिंग अ रिकैप। सो जस्ट लेट मी ओपन दैट स्लाइड। हाँ जी, कल हमने ये वाला पीडीएफ देखा था। इसमें हमारा कल जो जो कवर किया था, वो हमने एक ओवरव्यू लिया था कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में आना शुरू होंगे। दिस इज़ व्हाट वी हैड टू रीड टुडे। वी आर अबाउट टू रीड द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज। आज यहाँ से शुरू करना था। एंट्री ऑफ यूरोपियंस में कल आपने ये देखा था कि कैसे यूरोपियंस इंडिया आए, क्यों उनको इंडिया आने की ज़रूरत पड़ी, प्लस कैसे उन्होंने नया रास्ता इंडिया आने के लिए खोजा। ठीक है, कल हमने फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल देखा था कि कैसे कॉन्स्टेंटिनोपोल फॉल हुआ टर्क्स के लिए, एंड हाउ दिस हेनरी द किंग ऑफ पोर्तुगाल, उसने कैसे एक नया रास्ता खोजा, उसने नए रास्ते के लिए कैसे देखा। बार्थोलोम्यू के बारे में पढ़ा था, दैट ही एंटर्ड अप टू द केप ऑफ गुड होप। उसने नाम दिया था केप ऑफ स्ट्रॉम्स, जबकि किंग जॉन टू ने नाम कर दिया था केप ऑफ गुड होप। उसके बाद हमने देखा था वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा आने से क्या हुआ था, क्या उसके सर्कमस्टेंसेस थे, वो कैसे इंडिया आया था। एक हमारा कल नाम छूट गया था, पायलट ऑफ वास्को डिगामा। वो किसके साथ आया था? वो अब्दुल माजिद के साथ आया था। ये चीज़ कल हम लोग देखना थोड़ा सा भूल गए थे। फिर हमने देखा था कैसे जैमोरिन ने उसका स्वागत किया था। जैमोरिन मीन्स जो कलकत्ता कैलीकट का वहाँ का किंग था, उसने कैसे उसका स्वागत किया था। ये सारी चीज़ें कल हमने देखी थी। आज हमें यहाँ से पढ़ना था पोर्तुगीज गवर्नर्स इन इंडिया। कल ये भी देखा था हमने एशिया माइनर, मकदूनिया, टर्की, कॉन्स्टेंटिनोपोल वाला कॉन्सेप्ट की ये कॉन्स्टेंटिनोपोल चला गया था, बैजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल थी, ये चला गया था। उसके बाद हमने देखा था कि पुर्तगाल और स्पेन की लोकेशन, केप ऑफ गुड होप की लोकेशन, ये सारी चीज़ें हम देखते हुए कल आगे बढ़े थे। आज इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है, वापस हम शुरू कर रहे हैं द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया। कल जहाँ तक हमने देख लिया था कि पोर्तुगीज़ जब इंडिया में आए, कल ये सारी चीज़ें हो गई थी कि इनकी शिप पे कैनन वगैरह लगे थे, कोई रूल वगैरह नहीं थे, अनसिविलाइज थे, बारबेरियंस थे। पोर्तुगीज़ गवर्नर इन इंडिया। देखिए, गवर्नर की ज़रूरत कहाँ आन पड़ी, वाई वी वर इन नीड ऑफ दिस गवर्नर, क्यों इनको एक गवर्नर अपॉइंट करना पड़ा, क्या कारण रहा होगा। सबसे पहले देखिए क्या होता है, किसी कंट्री में अगर कोई आके बसता है, इंडियंस जाएं और कहीं जाके बस जाएं, ठीक है, तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे उस कंट्री में। सेम हैपेंड विद द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज केम एंड दे एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। एज सून एज दे एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, देयर पॉपुलेशन ग्रीव। एक आया, दो आए, 10 आए, 50 आए। देखा था हमने कि किंग डॉम मैनुअल ने पेड्रो काब्रेल के अंडर में 6 शिप्स भेजी थी। करीब करीब 1500 हज़ार आदमी के करीब आ चुके थे। 1500 हज़ार आदमी मतलब एक अच्छे खासे एक गांव की पॉपुलेशन होती है आज की डेट में। वो लोग वहाँ आके बस गए। धीरे धीरे उनका एम्पायर एक्सपेंशन का मोटिव बाद में सामने आने लगा कि हाँ भाई, यहाँ में यहाँ रहना है। इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग पोर्तुगाल एज देयर होम, दे स्टार्टेड कंसिडरिंग इंडिया एज देयर होमलैंड। ठीक है, अब हमें यहाँ से पढ़ना था। तो एक आदमी आया, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल, ईयर 1500 में आया। ठीक, वास्को डिगामा जा चुका था, हमने देखा था 1498 में आया था और वापस चला गया था। उसके बाद आया है पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। पेड्रो एल्वारेज कैब्रल आया, इसने 1500 में पहली फैक्ट्री कैलीकट में एस्टैब्लिश की। कैलीकट मतलब ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कैलीकट यानी आज की डेट का कोझिकोडे। आप देखिए ये लोकेशन भी इसकी अपन ने निकाल रखी है कैलीकट की। कैलीकट यानी, अपन अब लोकेशन पे बात करेंगे। दिस इज नोन एज कैलीकट, नियर बाय कोयम्बतूर। कन्नूर और कोची की भी लोकेशन देखिए, ये जो रेड डॉट दिख रहा है ये कैलीकट है। ठीक, यहाँ आके फर्स्ट पोर्तुगीज फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई।
कहाँ पे? कैलिकट में। कब? 1500 एडी में। अगेन वास्को डी गामा री एंटर होता है इंडिया में, 1501 में वापस आता है। दिस वास्को डी गामा व्हेन ही केम सेकंड टाइम ही सेट अप फैक्ट्री। फर्स्ट टाइम में तो वो आया था, उसने सामान लादा और चला गया, कुछ समय रुका था। सेकेंड टाइम जब वो आया 1501 में, तो उसने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। कहाँ? कैन्नूर में। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द कैन्नूर। दिस कन्नूर, दिस इज कैन्नूर एक्चुअली। तो पहली हमने देखी ये रेड डॉट जो कोझिकोड है, ऊपर उसके कन्नूर जिसको अभी लिखा हुआ है, ये कैन्नूर है, नीचे कोच्चि। तो ये तीनों लोकेशन हमें अभी याद रखना पड़ेंगी। ये तीनों बाद में जाके, ये जो तीन सिटीज़ हैं कैन्नूर, कोची, कैलिकट, दे डेवलप्ड इनटू द बेस्ट फ्लोरिशिंग ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पोर्तुगीज। और भी थे बट दे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब आते हैं पोर्तुगीज गवर्नर पर। फर्स्ट गवर्नर, अब गवर्नर की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। देखिए, आपकी जनता आई, वहाँ बस गई, उन जनता को रूल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो जो वहाँ पे रूल कर रहा है उससे इनके अधीन छोड़ दिया जाए, या फिर इनको किसी कंट्रोलर के अंडर रखा जाए कि भाई आप जो है इसको रिपोर्ट करेंगे। तो टू फोर्टिफाई देयर पोजीशन, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर तो होना चाहिए भाई। आपके गांव में एक सरपंच होता है, क्यों होता है? टू एडमिनिस्टर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। सेम थिंग ऑन द नेशनल लेवल वी हैव प्राइम मिनिस्टर। तो एक गवर्नर की ऐसी ज़रूरत पड़ी थी कि हर कंट्री अपना एक आदमी वहाँ बिठा देती थी। दिस इज़ जस्ट द नेम गवर्नर। एक बहुत बड़ा, अपने को लगता है कि बहुत बड़ा नेम है, बट वास्तव में कोई नहीं था। ये वो एक ऐसा आदमी होता था जिसको सब रिपोर्ट करते थे, ये अपने टास्क देता था, टास्क कंप्लीट हो जाते थे। इसका काम ही ये होता था कि इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करना, रूल करना, ये मान के कि वो हमारी कंट्री हो गई है। ठीक है, चलिए अब देखिए, पोर्तुगीज जब आके इंडिया में बस गए तो पहला पोर्तुगीज गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन था ये? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये कब आया? 1505 से 1509 तक। हमने देखा वास्को डे गामा कब आया? 1498, रिटर्न बैक इन 1501। पीड्रो कब आया? 1500 में। ये लोग आते जा रहे हैं, तो 1505 में एक बंदे को गवर्नर अपॉइंट किया गया। हिज नेम वाज फ्रैंकोसिस डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को भी होता है, फ्रैंकोइस भी होता है, कई जगह अलग अलग नाम मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में अलग अलग मिल जाएगा। विल बी गोइंग अहेड विथ फ्रांसिस्को। अब फ्रांसिस्को जब इंडिया में गवर्नर बना, देखिए दो चीज़ समझिए, इंडिया का गवर्नर यानी ही विल बी डूइंग ट्रेड, दैट्स इट। वो गवर्नर है, उसके पास पावर है, वो ट्रेड होगा, उसको पैसे मिलेंगे, वो पैसे कमाएगा इंडिया से। ठीक, अगर आपको पैसे कमाने के लिए दिया जा रहा है तो आपको काम भी दिया जाएगा। इस फ्रांसिस्को को दो काम दिए गए। पहला काम क्या था कि भाई पोर्तुगीज़ इधर उधर फैले हुए हैं, उनको जाके इकट्ठा करना, पहला काम था। दूसरा काम था इसका कि 4 जगह पे आप फोर्ट बना लो, फोर्टेस बना लो, छोटे छोटे किला। कहाँ कहाँ पे? अंजादिवा, कोचीन, कैन्नूर और किलवा। इन 4 जगह पे आपको फोर्ट बनाना, एस्टैब्लिश करना है, ये इसका काम था। दूसरा काम इसका था मुस्लिम ट्रेड को ख़त्म करना। क्या होता था अभी तक, कल जब हमने देखा था पोर्तुगल की लोकेशन, की पोर्तुगल तक अगर आपको सामान भेजना है तो यू हैव टू सेंड इट वाया रेड सी और एल्स थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपोल। कॉन्स्टेंटिनोपोल किसके हाथ में था? टर्क्स के हाथ में। दैट मीन्स अब आप कॉन्स्टेंटिनोपोल से अगर कोई चीज़ खरीदते तो 10 गुना महंगी मिल रही थी। इसका सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टारगेट था कि मुस्लिम ट्रेड को ख़त्म करना है, और ये था भी इसी टाइप का बंदा। जब ये बंदा इंडिया में आया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, कुछ समय तक तो ठीक है, पोर्तुगीज वर इनटॉलरेंट टुवर्ड्स मुस्लिम। आया, आपकी शिप्स है, मेरी शिप्स है, वेरी गुड, एवरीवन वाज फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। जावा से भी लोग आते थे, सुमात्रा से भी आते थे, चाइना से भी आ रहे थे। इस बंदे ने टारगेट करके इजिप्टियंस की शिप को डुबाना शुरू करा। शिप डुबाना शुरू करा यानी आदमियों को मारना शुरू करा। ठीक, कारण क्या था? इसका मेन टारगेट ही था कि मुस्लिम ट्रेड को हमें कैसे भी करके ख़त्म करना है। ठीक है, ये इसका बेसिक कहानी थी। ये आता है इंडिया। इंडिया में जो कैलिकट पे जहाँ इसने फैक्ट्री बनाई हुई थी, कैलिकट इनका बेस था।
क्योंकि कैलिकट क्यों बेस था? क्योंकि देखिए सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ बनी इनकी, पीड्रो एल्वारेज ने कहाँ बनाई? कैलिकट में। तो कैलिकट इनका क्या हो गया? बेस हो गया। 1506 में जब ये बंदा आता है तो एक कैनोर के पास जाके इसने बैटल लड़ा। कैनोर अभी हमने देखा था कैलिकट के ऊपर साइड। कैलिकट के पास जाता है और ये खुद नहीं जाता, अपने बेटे को भेजता है, लॉरेंको डी अल्मेडा। लॉरेंको डी अल्मेडा जाता है और उस समय जो कैनोर का राजा था, जिसको जैमोरेन बोलते हैं, समूर्ति जिसका नाम था, इसका बेटा उसको हरा देता है। ठीक है, मतलब कैलिकट में आपने एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई, वहाँ के राजा को हरा दिया, यानी कि अब आप वहाँ एस्टैब्लिश हो सकते हैं। सेम थिंग हैपेंड, जैसे ही इसके बेटे ने जैमोरिन को हराया, ये लोग वहाँ जाके एस्टैब्लिश हो गए। क्लियर इतनी चीज़? अब देखिए आया कब था ये? 1505 में। 1506 में इसने पहली चीज़ क्या कर दी? राजा को हरा दिया और अपनी जो पोजीशन थी उसको बहुत स्ट्रांग बना लिया। ठीक, अब एक साल शांति रखी, 1508 और 1509 पे आए। दो बैटल इसने फाइट करे। फर्स्ट वॉज द बैटल ऑफ चौल, सेकेंड वॉज बैटल ऑफ ड्यू। ये ड्यू जो है ये दमन एंड ड्यू वाला है और चौल उसके नीचे वाला है। तो बैटल ऑफ चौल एंड बैटल ऑफ ड्यू, इन दोनों में क्या हुआ था? लॉरेंको अल्मेडा वहाँ के हमारा जो किंग था जेमोरिन से और इजिप्टियन आर्मी से इकट्ठे लड़ने गए। इजिप्टियन आर्मी जेमोरिन के सपोर्टर्स थे। कारण क्या था? दे वर मेकिंग गुड प्रॉफिट, दे वर पेइंग टैक्सेस, वेयर एज पोर्तुगीज केम दे वर अबाइडिंग नो रूल्स। इनके कोई रूल्स रेगुलेशन थे नहीं, इन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू पे यू एनी टैक्स। तो पोर्तुगीज की लड़ाई होती है चौल में और द्यू में। किससे? जेमोरिन से एंड इजिप्टियन आर्मी से। क्या होता है? अब देखो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये जो आदमी है ये खुद तो जा नहीं रहा, अपने लड़के को भेज रहा था। इसने अपने लड़के को भेजा और लॉरेंको डी अल्मेडा जो इसका लड़का था वो हार गया और उसको मार दिया गया। ठीक, अब इसका एक लड़का चला गया, आगे पीछे कुछ बचा नहीं। इसने हालांकि 1510 में री अटैक करा और वापस अपनी सारी पोजीशन बना ली। इसकी एक पॉलिसी थी जिसको बोला जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए क्या हुआ था, इसने सबसे एक अपना इम्पोर्टेंट काम करा था कि इंडिया में आने के लिए जितने सी रूट्स थे, इस मैप पे नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ चाहे मलक्का हो चाहे हॉर्मोज हो, सारे इसने स्टेट्स पर कब्जा करा। ठीक है, और कब्जा करने के बाद वहाँ पर एक अपना कह सकते हैं कि चुंगी जो कहते हैं ना जिसको हिंदी में, वो वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया कि वहाँ से अगर किसी को जाना है तो दे विल हैव टू पे टैक्सेस टू पोर्तुगीज। ठीक, दिस इज़ व्हाट इट हैपेंड एंड ही इशूड पासेस कि अगर इसका पास है तो आप इंडियन ओशियन में जा सकते हैं। अगर आपके पास फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का पास नहीं है तो यू कैन नॉट एंटर इनटू द वाटर ऑफ इंडियन ओशन। तो इसको बोलते थे ब्लू वाटर पॉलिसी और ये था कार्टे सिस्टम। 1509 में ही लेफ्ट इंडिया, वेंट बैक। 1509 में अब दूसरा आदमी आता है, अल्फेंसो डी अल्बरिक्यू। इसको हिंदी में अल बुकर भी कहा जाता है। अब देखिए, हमेशा किसी भी डायनेस्टी का याद रखिए, ना तो पहला रूलर ना पहला गवर्नर ज़्यादा काम कर पाता है। हमेशा थर्ड और फोर्थ ये बहुत ताकतवर होते हैं। पहला आता है सिर्फ साम्राज्य स्थापित करता है, दूसरा उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आता है, तीसरा उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल बनाता है। पोर्तुगीज के साथ क्या हुआ कि फर्स्ट जो आया, फर्स्ट ने आके साम्राज्य स्थापित करा। सेकंड वाज द रियल फाउंडर। ऑलवेज द सेकंड किंग विल बी द रियल फाउंडर ऑफ एनी एम्पायर। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, फर्स्ट कभी रियल फाउंडर नहीं होता है, फर्स्ट तो सिर्फ आपका बेस बनाता है। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जब चला गया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के जाने के बाद सेकंड पर्सन आया अल्फेंसो डी अल्बरिक्यू। अल बुकर भी लिखा है इसको हिंदी में कई जगह, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। फ्रॉम 1509 टू 1515 ही वॉज देयर इन इंडिया। अब इसके बारे में एक चीज़ सुनो, तुम्हें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है तो क्या करोगे? ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे। सेम थिंग ही डिड। इसने पुर्तगालियों को बोला कि भाई इंडिया में आके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ। ठीक है,
एक रात में तो होना नहीं था ये काम। इसने क्या करा, एनकरेज करा लोगों को कि भाई इंडियन लड़कियों से शादी करो, यहीं पे बच्चे करो और यहीं पे बस जाओ। क्लियर। जो बच्चे हुए उनको बोला जाता था फिरंगीज, इसीलिए ये शब्द निकल के आया फिरंगी। ठीक है। नाउ ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोहिबिटेड सती। इसने कोशिश करी थी लेकिन ये सक्सेस नहीं मिली थी इसको, इसने प्रोहिबिट करने की सती को पूरी तरीके से कोशिश करी थी। इसकी पॉलिसी थी इंपीरियलिज्म की। फर्स्ट वाले की पॉलिसी क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसकी पॉलिसी क्या थी, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब विथ ट्रेड वी विल बी ट्राइंग टू विल ट्राई टू कैप्चर पॉलिटिक्स। ठीक है। अब हमें वहाँ की राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा, पॉलिटिकल गेन बनाने थे, हम लैंड अपना एक्विजिशन करने लगे थे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म, कि ट्रेड एक तरफ और ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिकल गेन्स एक तरफ। ये थी इंपीरियलिज्म की पॉलिसीज। अब देखिए इसने क्या करा, आप आके किसी इंडिया के राजा से डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं सेना की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेना कहाँ से आएगी, वो इंडियंस ही होंगे। इसने बीजापुर के जो सुल्तान थे उनसे पंगा लिया। उनसे पंगा क्यों लिया, क्योंकि बीजापुर के सुल्तान थे गोवा में। अब आपको अगर मैप पॉसिबल हुआ तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो गोवा वाला एरिया था ये था बीजापुर के अंदर। ठीक है। और इसके नीचे का शायद मेरे पास मैप नहीं है। ये वाला एरिया जो कोची कैन्नौर ये वाला था, ये एरिया हिंदू राजाओं के अंदर में था। ठीक। बीजापुर का जो एरिया था दैट वाज फ्रॉम विथ मोहम्मडन्स एंड दिस सदर्न एरिया वाज विथ हिंदू किंग्स। तो हिंदू विजयनगर एम्पायर वाज देयर। ठीक। इसने हिंदू विजयनगर एम्पायर की हेल्प ली और बोला कि भाई बीजापुर में मैं आपको जिता दूंगा, आप मेरा साथ दीजिए, बदले में मैं क्या लूँगा, गोवा। ठीक है। इसने इंपीरियलिज्म की पॉलिसी फॉलो करते हुए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तानों को हरा दिया विद द हेल्प ऑफ हिंदू विजयनगर एम्पायर। जैसे ही हराया तो इसको बदले में क्या मिल गया, गोवा, और वहाँ एस्टैब्लिश करा इसने गोवा। अब पहला इनके पास कैलीकट था, वास्को डी गामा ने कन्नौर बना लिया। तीसरा ये बंदा आया, इसने क्या बना लिया, गोवा। इसने अब नेक्स्ट पॉलिसी क्या करी, दमन एंड दीव, सैलसत्ते, बॉम्बे, बैकेन आइलैंड और दीव, इन सबको इसने जीतना शुरू करा। एक एक करके जब जीतता गया और अपने अधीन करता गया। सुल्तान ऑफ बीजापुर से इसने क्या ले लिया था, गोवा। अब इसने इतनी चीज़ें करने के बाद जो 1515 में ये वापस अपने गांव निकल लिया, पुर्तगाल। ठीक है। थर्ड बंदा आता है। अच्छा, नाउ देयर इज नो मोर सीक्वेंस आफ्टर द सेकंड वन, क्योंकि वो किसी काम के नहीं थे। दे आर नॉट आस्क्ड, दे केम, दे जस्ट रूल्ड, दे ट्रेडेड एंड वेंट बैक। थर्ड केम, थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन केम इन लाइन वाज नीनो डी कूना। ठीक है। अब इस बंदे ने क्या करा, आप समझिए कि नॉर्दर्न एम्पायर जो था, जो इसने जीता हुआ था अभी तक, वो ये वाला था कि भाई दमन एंड दीव वाला जीत लिया, ये आइलैंड्स जीत लिए। यहाँ पे एक आइलैंड जो बैसन आइलैंड जो आपको ये दिख रहा होगा, इन्हीं में से कहीं एक आइलैंड बैसन आइलैंड था। तो अब ये सारी चीज़ें उसने नॉर्थ में जीत ली। अब जब नॉर्थ में चीज़ें जीती गई हैं, ठीक है ना, तो नॉर्थ में चीज़ें जीती गई हैं, इसको रूल करने के लिए कैसे रूल किया जाए। भाई अभी आपकी कैपिटल क्या है, कैलीकट। कैलीकट कहाँ पड़ रही है, नीचे, ये केरला के पास ये रही। गोवा कहाँ पड़ रहा है, ऊपर। अगर आपको ये चीज़ें रूल करना है तो बेटर दैट शिफ्ट योर कैपिटल टू गोवा। दिस थर्ड पर्सन व्हेन ही केम, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू गोवा। तो नियो डी कूना ने क्या करा, सबसे पहला काम, कैपिटल को कोची से गोवा लेके आया। क्यों लेके आया, ताकि वो ये बैसन का आइलैंड है, दमन एंड दीव है, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर सके। ठीक। अब देखिए हुआ क्या था कि जो गुजरात में राजा था उससे इसने ड्यू जीता तो था, लेकिन उसको वापस करना पड़ गया था। ठीक। फिर भी इनके पास दमन बचा था, बॉम्बे बचा था, सैलसटे बचा था, बैकेन आइलैंड बचा था। इसने आके नीनो डी कूना ने दीव और बैसन आइलैंड को वापस रीएक्वायर करा। ठीक। किससे, किंग बहादुर शाह ऑफ द गुजरात से। ठीक। इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, इसके टाइम पे पोर्तुगीज़ का एक मिशन आ गया था कि भाई नाउ वी नीड टू डू कन्वर्जन ऑफ इंडियंस इनटू क्रिश्चियंस।
हिंदूज़ का, मुस्लिम्स का क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना है, मुस्लिमों का प्रोसिक्यूशन करना है। इनिशियली पोर्तुगीज वर ऑलवेज टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज। एज सून एज दे गेट टू नो दैट नो, अब हमारी दाल नहीं गल रही है, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग हिंदूज ऑल्सो। ठीक। तो एक ये चीज़ आप याद रखें नीनो डी कूना के टाइम पे कि कॉनन क्रॉस ओथ एक हुई थी, इसने डिवीजन किया था सीरियन कैथोलिक और सीरियन क्रिश्चियंस में। So this divided Christians. Though it is not asked, but once it was asked in any PSC, so I just got it over here. ठीक है। अब ये जब आया नीनो डी कूना के टाइम पे गुजरात का राजा था बहादुर शाह। ठीक। अब नीनो डी कूना ने नीचे से यानी कि केरल से कैपिटल शिफ्ट करके कहाँ ले आया था? गोवा में। अब गोवा में अब टाइम पीरियड आप देखते चलिए, ये मुगल काल चल रहा है 1529 से 1538। लास्ट डे वी रेड दैट मुगल पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 1526 ऑनवर्ड्स। तो 1526 के बाद से जब ये चल रहा है, बाबर चला गया 4 साल रह के, हुमायूं आया। हुमायूं जब गुजरात की तरफ आया तो गुजरात में जो रूलर था बहादुर शाह। बहादुर शाह को समझ में आ गया कि देखो मुगल से जीतना पॉसिबल नहीं है। बहादुर शाह ने क्या किया? पोर्तुगीज़ की हेल्प ली। अब उसने पोर्तुगीज़ से एक डील करी कि भाई तुम मेरी हुमायूं से लड़ने में मदद करो, मैं जो है तुम्हें बसाइन का आइलैंड और दीव वापस दे दूंगा। ठीक है, तुम वसाइन का आइलैंड रख लेना और दीव पे अपना मिलिट्री बेस बना लेना। ठीक। इतनी इनकी बात हो गई। तो पोर्तुगीज़ ने हेल्प करी किसकी? बहादुर शाह की। बहादुर शाह ने इनको वापस दीव कर दिया और बेसेन आइलैंड दे दिया। हुआ क्या कि हुमायूं आया तो गुजरात, बट ही वेंट बैक विदाउट फाइटिंग। अब राजा ने बसाइन आइलैंड तो पहले दे दिया था, दूसरा बोला था भाई जब लड़ाई हो जाएगी तो हमको जिता देगा तो हम तेरे को दीव देंगे। राजा पलट गया, दीव इसने नहीं दिया। जब इसने दीव नहीं दिया तो हुआ क्या कि इस बहादुर शाह को एक दिन नाव पे बुलाया गया कि भाई आओ आप बढ़िया अपन मिलते हैं और ये दीव के ऊपर सेटलमेंट करते हैं। अब पुर्तगीज़ थे तो बेकार। पोर्तुगीज़ ने जैसे ही इसको बुलाया बहादुर शाह को और नाव पे ले जाके इसको मार डाला। ठीक। अब आप समझो ये एक ऐसी है उसके बाद कहानी है, इसको कहानी को क्यों याद रखना है? आपके राजा को कोई मारेगा तो कहीं ना कहीं तो आक्रोश होगा ना। हुआ भी वही, राजा को मार दिया, ठीक है चलो अभी मार दिया, आगे कहीं बदला लेंगे, अभी नहीं ले सकते, अभी तुम ताकतवर हो। इसने एक नई पॉलिसी अपनाई नीनो डी कूना ने। नीनो डी कूना को पता चला कि भाई हम ईस्टर्न इंडिया पे तो हम सेटल्ड हैं, हम सेटल हो गए दीव से लेकर तक के सदर्न इंडिया तक, कोची, कैन्नौर, कैलीकट तीनों हमारे हाथ में आ गए। अब इसने क्या करा? इसने अब पॉलिसी अपनाई कि हम जाके ईस्ट में भी सेटलमेंट करेंगे। ठीक। इसने पोर्तुगीज़ को जाके हुगली में एक सेटल कराना शुरू करा। ठीक। अब एग्जैक्टली दैट वाज नॉट हुगली, दैट वाज समवेयर नियर टू हुगली। आई डोंट नो वेदर आई हैव रिटन इट्स नेम और नॉट। आएगा तो हम इसको देखेंगे। तो इसने हुगली में जाके सेटल कराना शुरू करा। तो अब ईस्ट में तो कम था सेटलमेंट, वेस्ट में इनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे। जैसे ही ईस्ट में सेटलमेंट बढ़ाना चालू करे तो इसने क्या करा? कुछ सेटलमेंट बनाए पोर्तुगीज़ ने। पहला कहाँ बनाया? सेंट थॉमस, सेंट थोम जिसको कहा जाता है चेन्नई में, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में, और हुगली बनाया वेस्ट बंगाल में। इतनी इसकी कहानी थी। इसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट जो आया, जो काम का नहीं है बट हार्ड इट इज़ आज समवेयर कि एक आध एग्ज़ाम में रेलवे में फंस जाता है ऐसा क्वेश्चन, कि सेंट फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ आए थे? तो ही वॉज द फोर्थ इंपॉर्टेंट गवर्नर, दैट इज मार्टिन अल्फेंसो डिसूसा। इसके साथ सेंट फ्रांसिस्को जेवियर आए थे। इज़ अ वेल नोन सेंट, तो हमने एक बार ये पढ़ लिया, इसके कोई काम का नहीं है। तो ऐसे हमने 4 गवर्नर देखे पोर्तुगीज़ के। कौन कौन से? पहला फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, इसको 2 टास्क दिए गए थे, 2 बैटल करे थे। बैटल याद रखना है, बैटल ऑफ चौल एंड बैटल ऑफ दीव। ठीक है। उसके बाद कौन आया? अल्फेंसो डी अल्बुकर, इसको अल्बुकर हिंदी में कहते हैं, अल्बेरिक्यू इंग्लिश में कहते हैं। इसकी पॉलिसी क्या थी? इंपीरियलिज्म की। थर्ड कौन आया? नीनो डी कूना। और फोर्थ कौन आया? मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा। ठीक है। ये 4 इसके गवर्नर थे, चारों इंपॉर्टेंट है। पोर्तुगीज़ की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगी थी? कैलिकट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
ये देखिए किसने लगाई थी, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ध्यान रखिएगा, पोर्तुगीज़ की फर्स्ट फैक्ट्री दैट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने सेकंड फैक्ट्री लगाई थी पोर्तुगीज़ की, कहाँ, कैन्नौर में। क्लियर। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है पोर्तुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, अगर कोई इस्टेब्लिश हुआ है, जैसे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो हमारा कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, वी हैव अ 3 टायर सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम हमारा 3 टायर है। वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के हमारे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या है हमारे, डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है छोटे छोटे हिस्सों में, सब डिविजन्स में, एंड दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू फर्दर व्हाट इज कॉल्ड विलेज पंचायत्स। ठीक है, तो ऐसा हमारा डिविजन्स है। नेशनल लेवल पे देखें तो नेशन है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे ही इनको रूल करने के लिए अलग अलग आदमी है। नेशन प्राइम मिनिस्टर रूल करेगा, स्टेट चीफ मिनिस्टर रूल करेगा, डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन पोर्तुगीज का था। टॉप मोस्ट पर्सन वॉज दी वॉइस रॉय। इसका 3 साल का अपॉइंटमेंट होता था। सिर्फ लिखा हुआ है कि 3 साल के लिए होता था, कुछ 1 साल के लिए भी आए, कुछ इनमें से 10-10 साल भी रह के गए। ठीक, इस वॉइस रॉय की हेल्प करने के लिए सेकंड आदमी होता था वेडो डा फजेंडा। ये वेडो डा फजेंडा जो होता था ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था। ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था, कार्गो के जो जा रहे होते थे उनका लेखा जोखा रखता था। कहीं पे वॉर के लिए कोई जा रहा है तो उसकी फ्लीट जा रही है तो उसका लेखा जोखा ये रखता था। थर्ड वर दी कैप्टन्स। ये शिप कैप्टन नहीं है, बट दीज कैप्टन्स आर लाइक, जो अपने आगे ब्रिगेडियर होते हैं आज के, ये कैप्टन्स होते थे। नेक्स्ट वॉज दी फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब सिपाही, तो ये सब काम करते थे, इनको कहीं भी फंसा लिया जाता था। ठीक, ये एक पोर्तुगीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन था। नेक्स्ट हम देखेंगे पोर्तुगीज़ की रिलीजियस पॉलिसी। देखिए, इनकी रिलीजियस पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी प्रमोट करते थे, नो अदर रिलीजन। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज दे प्रमोटेड क्रिश्चियनिटी। दे वर इनटॉलरेंट टुवर्ड्स मुस्लिम। हमने देखा कि इन्होंने जो इजिप्टियन मुस्लिम्स थी, मामलुक्स थे, उनकी जहाज़ डुबा दिए, नावें डुबा दी थी उनकी, उनको मारा था, उनको प्रोसिक्यूट किया था, एंड दे वर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियंस। ठीक, they were initially tolerant towards Hindu, but they later on prosecuted Hindus also. अब इनके बारे में जो हमें मज़ेदार चीज़ पढ़ना है वो अब यहाँ से शुरू होती है। सितंबर 1579, अकबर, ये हमारे देश के सबसे महान राजा हुए। इनके दिमाग में एक बड़ा अलग ही कीड़ा था कि भाई सारे धर्मों के बारे में हमें जानना है, चाहे जैनिज़्म हो, चाहे हिंदुज़्म हो, चाहे मुस्लिमिज़्म हो, चाहे सिखिज़्म हो, इनने सबके बारे में जानने का इनको बड़ा कीड़ा था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने के लिए एक लेटर लिखा गोवा के चर्च के लिए कि भाई हमको 2 ऐसे प्रीस्ट दीजिए, 2 पादरी दीजिए जो हमसे डिस्कस कर सकें। अब इनकी पॉलिसी क्या थी, प्रमोट क्रिश्चियनिटी। पोर्तुगीज़ बड़े खुश हो गए कि हाँ चलो भाई, अब राजा जो है उसको हम क्रिश्चियन बना लेंगे, हम 2 बड़े अच्छे आदमी भेज रहे हैं जो इन्फ्लुएंस करने। तो 2 अच्छे आदमी भेजे इन्होंने, कौन कौन से, फादर रोडोल्फो एक्वाविवा और फादर एंटोनियो मॉन्सार्टे। ठीक, ये 2 आदमी आते हैं, अकबर के कोर्ट में रुकते हैं और बहुत लंबी देर तक रुकते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। ये अकबर को क्रिश्चियन नहीं बना पाए। ठीक, कुछ साल बाद अकबर में फिर थोड़े सवाल उठते हैं अकबर के दिमाग में, भाई फिर बुलाता है भाई कि 2 फिर भेजो। अब ये तीसरी बार आ रहे थे, बीच में 2 और आए थे, उनका नाम हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर पाए थे, वो भी खाली हाथ लौट गए थे। तीसरी बार अकबर ने 1595 में बुलाया। इस बार 2 फादर आए, और ये आए कहाँ, लाहौर में। क्यों, क्योंकि 1595 में अकबर का रेसिडेंस लाहौर हो गया था कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तीसरी बार में 2 आदमी फिर आए। वन वॉज फादर जेरोम जेवियर, सेकेंड वॉज इमानुअल पिन्हारो। Now, when these 2 guys came, they were damn sure that this is the third time we are going to get success. We'll be converting Akbar into Christianity. ये अब श्योर थे। गलती क्या हुई, 1605 अकबर डाइट। ठीक, ये अभी भी कोर्ट में रिसाइड कर रहे हैं। इन्होंने एक चर्च बना लिया लाहौर में, वहीं पे ये लोग रहने लगे, वहीं इन्होंने अपने घर वगैरह बना लिए। अकबर के बाद अकबर का बेटा राजगद्दी पे बैठा, जहांगीर और सलीम। उसने सबसे पहला काम क्या किया, ये जो पोर्तुगीज़ क्रिश्चियन थे इनको क्या बोला, चलो कल्टी निकलो इधर से। तो सलीम ने इनको नेगलेक्ट करा। ठीक है,
थोड़ी मन्नतें मांगी कि भाई यार इतना बड़ा अपन ने चर्च बनाया है, रेसिडेंस बनाया है, कुछ तो दो। तो उसने थोड़ा रहम करके बोला ठीक है, आप अपना चर्च जो है उस पर रिटेन कर लो, वहाँ रहने की जगह ले लो, मेरे कोर्ट में इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। मेरे कोर्ट में इन्फ्लुएंस करा तो मैं यहाँ से भी निपटा दूंगा। क्लियर। ये था जहांगीर। लेकिन शाहजहां के टाइम पे पोर्तुगीज, अब देखो इनके दिमाग में तो था कि हमें राजा को कन्वर्ट करना है। अकबर को इनने इन्फ्लुएंस करने के मूड में आए, नहीं कर पाए। जहांगीर ने इनको पहले ही कल्टी कर दिया। शाहजहां आया, उसने कहा बेटा तुम्हारी शक्ल भी नहीं पसंद हमें, चलो फूटो। उसने उठा के इनका सर सुपड़ा साफ कर दिया, क्लियरली वैनिश्ड एट द टाइम ऑफ शाहजहां। अब देखिए, एक चीज हमें देखना है इधर, ईस्टर्न सेटलमेंट हमने देखे थे, सेंट थॉमस देखा था, नागपट्टनम देखा था, हुगली। इस हुगली की बड़ी अच्छी कहानी है। देखिए, एक इंपीरियल फरमान जारी होता है जिसको सिरका कहा जाता है 1579 में, और पोर्तुगीज को बोला जाता है कि आप सतगांव के पास नदी है वहां रह लो। पोर्तुगीज वहां रहने पहुंच जाते हैं, एक नया पोर्ट बना लेते हैं हुगली। अब हुगली में पोर्ट बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ऊधम करोगे तो दिक्कत है। पोर्ट बना लो, ट्रेड करो, कस्टम ड्यूटी दो। इन्होंने ऐसा नहीं करा, इन्होंने 1579 में वहाँ पोर्ट बना लिया। अभी देखो दम कितनी है इनमें, पोर्तुगीज में शासन चल रहा है अकबर का, और पोर्ट बना रहे हैं ये हुगली में। ठीक, अब वहाँ तक भी ठीक है, चलो आपने पोर्ट बना लिया, ठीक है भाई। अकबर ने भी कहा चल छोड़ यार, बना ले, पोर्ट है, तैर तू भी बढ़िया है समुंदर में, तेरा समुंदर है, तैर, कितने दूर तक जाएगा। इन्होंने सॉल्ट को मोनोपोलाइज कर लिया। ठीक, अब देखो नमक एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती है। गांधी जी ने भी नमक सत्याग्रह करा। नमक से अगर छेड़ करी तो बेटा युद्ध हो जाएगा, हुआ भी है। इसने सॉल्ट मोनोपोलाइज कर लिया, ठीक है, कुछ दिन तक चलते रहा। कस्टम हाउस बना लिया, भाई आपको अगर वो जो हुगली पोर्ट है वहाँ से शिप लाना है या वहाँ से लेके जाना है, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगी। वॉट एवर यू आर गोइंग टू ट्रेड डजेंट मैटर, यू विल हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। अब इन्होंने ड्यूटी ऑन टबैको लगाई। इनके साथ, पोर्तुगीज़ के साथ एक अच्छी चीज़ थी, अपने साथ आलू लेकर के आए थे, काजू लेकर के आए थे, इवन ये टबैको भी लेकर के आए। अब ये जब आए थे 1498 में, अपने साथ टबैको लाए, सारे इंडियंस को खिलाया, और सबको क्या हो गई, बढ़िया जर्दा खाने की आदत हो गई। अब अगर जर्दा इंडिया में आता है टबैको, तो क्या होगा, उस पर ड्यूटी लगेगी। ठीक है, और उससे ये अर्न करेंगे। आएगा कहाँ से, पुर्तगाल से। आ किसके पास रहा है, पोर्तुगीज़ के पास। और अर्न कौन करेगा, पोर्तुगीज़ करेंगे। चलो यहाँ तक भी ठीक है। अपन ने इसके पहले क्या देखा था, जहांगीर ने इनको कोर्ट से बेदखल कर दिया था, लेकिन कह दिया था चलो लाहौर रह लो। ये स्लेव ट्रेड करते थे। स्लेव ट्रेड यानी हिंदू मुस्लिम्स के बच्चों को खरीदते थे और बेचते थे। इनने एक गलती करी, मुमताज महल की स्लेव गर्ल्स को इन्होंने खरीद लिया। ठीक, जब इन्होंने मुमताज महल की स्लेव गर्ल्स को खरीदा तब राजा था शाहजहां। अभी एक चीज सुनो, तुम पंगा ले रहे हो किससे, मुगल के राजा से। ठीक, मुगल का राजा भी कौन, शाहजहां। ठीक है, जो आदमी बीवी के लिए ताजमहल बनवा सकता है, तुमने उसके स्लेव गर्ल चोरी कर लिए। उसने ताजमहल बनवा के तो हाथ काट दिए थे। बीवी के लिए क्या कुछ नहीं होता, इश्क में सब सब सही है। भाई ने पकड़ा, शाहजहां ने, और इन पुर्तगालियों को फुर बाहर कल्टी। ठीक, शाहजहां ने ऑर्डर दिया अपने एक बंदे को, कासिम खान को, कि भाई शाम दाम दंड पे चाहे मार के चाहे पीट के इनको भगाओ। हुआ भी यही। ये कासिम खान गए, मुमताज़ महल की बात थी। अब यार मुमताज़ की दो गर्ल्स थी और शाहजहां फिर आशिक आदमी। बढ़िया इन्होंने युद्ध करा, लड़ाई वड़ाई हुई और पुर्तगालियों से हुगली छूट गया। इवन इनको ये बोला जाए कि ईस्ट से इनका डोमिनेंस ख़त्म कर दिया शाहजहां ने। ठीक है, अब वाई डिड दी पोर्तुगीज डिक्लाइंड। देखो, एक तो अभी तक आपको एडवांटेज मिल रहा था कि चलो भाई आप ट्रेड कर लो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, एक जो पास वगैरह मिल रहे थे पोर्तुगीज़ के, ठीक है, पोर्तुगीज पासेस इशू कर रहे थे। कैसे इशू कर रहे थे भाई, आप किस अथॉरिटी पे इशू कर रहे थे, आपने पोर्ट बनाया, पोर्ट पे कब्जा किया, दैट्स फाइन। कल को कोई नया पोर्ट बना लेगा। तो इनके एडवांटेजेस डिक्लाइन हो गए। जो प्रिविलेजेस अकबर ने इनको दिए हुए थे, जहांगीर ने इनको दिए हुए थे, वो प्रिविलेजेस ख़त्म हो गए।
और फिर जैसे ही शाहजहाँ को तो छेड़ा तो फिर प्रिविलेज तो प्रिविलेज, वो तुम्हें जिंदा छोड़ रहा है वही शुक्र मनाओगे तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। तो शाहजहाँ के प्रिविलेज वगैरह इनको ख़त्म हो गए, इनको कोई अब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिल रही थी, तो इनका डिक्लाइन शुरू हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट जब हम लिखेंगे तो डिक्लाइन ऑफ एडवांटेजेस। सेकंड लिखेंगे, देखिए इन्होंने पोर्तुगीज़ ने क्या करा था, अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि रेड सी के यहाँ से जो इंडिया में एंट्री हो रही थी, बबल मंदेब से जो एंट्री हो रही थी, वहाँ पे इन्होंने एक कस्टम ड्यूटी पोर्ट लगा दी थी। लेकिन इजिप्ट में, पर्शिया में बहुत पावरफुल डायनेस्टीज़ आ गई थी। नॉर्दर्न इंडिया में किसकी डायनेस्टी आ गई थी? मुगल्स की। मुगल से पंगा लेना वैसे ही इनको भारी पड़ गया था, शाहजहाँ से उलझ लिए थे। मुमताज़ के लिए तो शाहजहाँ ने फिर गर्दन ही काट देना थी, तो हुआ भी वही। तो नॉर्दर्न इंडिया में पावरफुल डायनेस्टी आई, इनका दबदबा ख़त्म होता गया। ऊपर से भागे पहले, फिर नीचे गए, नीचे से भी भगा दिए गए। अब ऊपर से भागे नॉर्थ इंडिया से, ठीक है, साउथ में जहाँ शुरुआत की थी वापस वहीं पहुँचे। लेकिन तब तक क्या हो गया, वहाँ आ गए मराठा। मराठा ने क्या करा, इनसे सैलसटे और बैसिन छुड़ा लिया 1739 में, तो वहाँ से भी गए। अच्छा, एक चीज़ क्या है, आशिकी ने सबको मारा है, ठीक है। पुर्तगालियों के पास क्या था, मुंबई था, दैट इज़ बॉम्बे। व्हाट दीज पुर्तगीज डिड, 1661 में ये जो बॉम्बे था इनके पास, इन्होंने दहेज में दे दिया किसको, चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड। अब देखो इनके डिक्लाइन के चार कारण, एडवांटेज ख़त्म, नई नई डायनेस्टीज़ आ गई, बाजू में मराठा आ गए, ऊपर से तुम्हारे पास जो बचा खुचा था वो तुमने दहेज में दे दिया। इसलिए कहते हैं दहेज सबको निपटाता ही है, डुबाता ही है। तुम्हारे पास जो इम्पोर्टेंट सेंटर था ट्रेड का, वो तुमने दहेज को दे दिया। अब क्या, अब क्या भाई, ट्रेड बचेगा नहीं, ट्रेड बचेगा नहीं तो रहोगे नहीं। हुआ भी यही, ट्रेड से भी इनका हाथ छूट गया। अब आप क्या कर रहे थे, कन्वर्जन कर रहे थे। भाई साहब एक बात बताओ, आप कन्वर्जन कर रहे हो वहाँ तक भी ठीक है, आपने हमारे राजा को भी मार दिया, गुजरात में एक मारा था इन्होंने, कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं तो जनता में आक्रोश आएगा ना। हुआ भी वही कि जैसे ही इन्होंने कन्वर्जन शुरू करा, हिंदूज इनके अगेंस्ट हो गए, मुस्लिम भी इनके अगेंस्ट हो गए। ठीक, अब पोर्तुगीज़ को समझ में आया कि एक नया जो है अपने को लैंड मास मिल गया है वेयर वी कैन कैप्चर, दैट वाज ब्राज़ील। ठीक, पोर्तुगीज़ ने क्या करा कि ब्राज़ील की तरफ अपनी सेना भेज दी कि भाई अब अपन इंडिया को कॉलोनाइज करने की जगह ब्राज़ील भी करते हैं। जिसने दो नाव पे पैर रखा और वो डूब गया। हुआ भी यही कि इन्होंने ब्राज़ील जैसे ही देखा, इंडिया से इनका ध्यान भटका और इंडिया इनके हाथ से चला गया। पुर्तगालियों के पास अभी तक क्या था, सी रूट का नॉलेज था। कितने दिन तक छुपाओगे, कितने दिन तक छुपाओगे, साल भर, 100 साल, 200 साल। हुआ भी यही, 100 साल तक छुपाए रहे, 100 साल के बाद 1498 से छुपाया, लेकिन 1600 में इंग्लिश आ ही गए, सबको ये रूट पता चल गया था कि भाई इंडिया आप सी के थ्रू कैसे आ सकते हैं, और सारे आना शुरू हो गए। प्लस अब क्या हुआ, डच और इंग्लिश आए। डच और इंग्लिश पुर्तगीज से ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा दमदार थे। तो डच और इंग्लिश से जब लड़ाई हुई, सबसे पहली लड़ाई हुई इनकी मलक्का में। तो डच ने क्या करा, 1596 में पुर्तगालियों को साउथ ईस्ट एशिया से बेदखल कर दिया। 1663 में डच ने फिर क्या करा, पुर्तगीज़ के जितने कोस्ट पे थे अपने इंडिया में, जितने फोर्ट वगैरह थे, ये जो कन्नौर वगैरह, कोची वगैरह, कन्नौर कोची के अलावा भी जो अंजन देवा करके जो पोर्ट थे, ये सारे दमन एंड दीव वाले थे। इन सब से भी डच ने इनको भगाने की कोशिश करी, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तीन जगह बस इनके पास रह गई थी, गोवा, दमन एंड दीव, और डच ने इनको वहाँ से भगा दिया था। ठीक, प्लस ये इंग्लिश से भी लड़े तो इंग्लिश से भी हार गए। मालाबार कोस्ट से इनका हाथ खाली हो गया था, अब इनके पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ गोवा, दमन और दीव बना था। फाइनली 1683 में गोवा में मराठा घुसे, और मराठा ने इनको फिर पीटा, और ये अब इनका एंड, पोर्तुगीज़ का दा एंड हो गया। क्लियर, ये कहानी थी पोर्तुगीज़ की। अब आपको इसमें से जो क्वेश्चंस मिलेंगे जनरली वो यही मिलेंगे, तीन चार क्वेश्चन जो आप अटेंड कर सकते हैं कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ पोर्तुगीज डोमिनेंस इन इंडिया। पुर्तगाली भारत में आए और भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले साम्राज्य स्थापित किया, क्या उसके कारण थे?
एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा जा सकता है, जो 3 मार्कर में आते हैं स्टेट पीएससीज में, किसी भी गवर्नर जनरल को दे देंगे, चाहे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा दे देंगे, चाहे अल्फेंसो डी एल्वरिक्यू दे देंगे, चाहे नीनो डी कूना दे देंगे कि भाई किसके बारे में लिखो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन दे देंगे, या रिलीजियस पॉलिसी। रिलीजियस पॉलिसी में हमारे पास कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट हैं कुल गिनती के, कि भाई क्रिश्चियनिटी प्रमोट करना थी, इंटॉलरेंट थे, इनिशियली टॉलरेंट थे हिंदूज़ के लिए, बाद में इंटॉलरेंट हो गए। एग्जाम्पल अकबर के दे देना, जहांगीर के दे देना। फाइनली जो पूछा जाएगा, डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज़। डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज़ में आपके पास ये 9 पॉइंट लिखे हुए हैं। ध्यान से आप इन पॉइंट्स को एक बार देख लीजिए। ये जनरली पोर्तुगीज़ से क्वेश्चन तभी आएगा जब कभी एग्ज़ाम बहुत इन डेप्थ में आ जाएगा। स्टेट पीएससीज में पूछा जाता है, यूपीएससी में बस समझने के लिए आप देख लीजिए कि भाई इनका क्यों डिक्लाइन हुआ और द एंड इनका कैसे हुआ। अब देखिए, एक जो इसमें टॉपिक में नहीं है, जो इसमें नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, वो है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या रहा पोर्तुगीज़ के आने का? पोर्तुगीज़ आए तो अपने साथ देखिए क्या रहा सिग्निफिकेंस। कोई आया 100 साल तक रहा, कुछ तो उसने किया होगा ना 100 साल। पहली चीज़ क्या करी? न्यू क्रॉप्स लेकर के आया भाई, पोटैटो लेकर के आ गया, कैश्यू लेके आ गया, प्लांटेशन के नए तरीके लेकर के आ गया। और क्या लेके आया अपने साथ? टबैको लेके आ गया। हिंदुस्तान का आदमी इसके पहले नशा नहीं करता था, टबैको आया तो हिंदुस्तान के आदमी ने नशा शुरू कर दिया। और क्या लेके आया? आर्ट एंड कल्चर। इसने एक नई तरीके की डिज़ाइनिंग शुरू करी, नए चर्चेज आए, बिल्डिंग में अपग्रेडेशन करा, बिल्डिंग की वॉल्स में अपग्रेडेशन करा, बिल्डिंग की छत में अपग्रेडेशन करा। जो अभी तक टॉम्ब चल रहा था, टॉम्ब को चेंज करा पोर्तुगीज़ स्टाइल में, अब नए चर्चेज आना शुरू हो गए। और क्या करा? गोल्ड स्मिथ का काम और सिल्वर स्मिथ का काम, वुड स्मिथ का काम, प्लस नए टाइप की पेंटिंग शुरू हुई। तो ये सारा काम अब इनके आने से पोर्तुगीज़ का हुआ, तो ये इनका सिग्निफिकेंस था। इतना ही है अपना पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, एंड हार्डली एनी क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम पोर्तुगीज़। मैक्सिमम यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड दैट what are the causes of their decline or something like that. If you want to follow, you can follow spectrum। ठीक है, ये बुक है और इसमें है, चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, चैप्टर 3 है, यूनिट 2 चैप्टर 3। इसमें से आप देख सकते हैं पोर्तुगीज़ दिया हुआ है, बामुश्किल से 4-5 पेज हैं। यू कैन रीड इट आउट, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। That's all for today's lecture. Tomorrow we'll be meeting again, same time, same place. Tomorrow we'll be going ahead with Dutch. ऐसे रोज़ एक एक लेक्चर आएंगे। पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश के जो आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे इंग्लिश ने कैप्चर करा, वो सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज ये लेक्चर की आप पीडीएफ देख लीजिए। इफ़ यू डोंट वांट पीडीएफ, यू कैन रीड अहेड फ्रॉम बुक। पीडीएफ में कहूँगा, सजेस्ट करूँगा नोट से मत पढ़िए, पहली बार में बुक से पढ़िए। गो अहेड विथ स्पेक्ट्रम, दैट इज़ द बेस्ट बुक आई कैन से। एल्स यू कैन गो अहेड विथ एस बालियान सर नोट्स, उनकी बुकलेट भी बहुत अच्छी है, उससे आप पढ़ सकते हैं, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो, है ना, विल मीट टुमारो। देखते हैं। दैट्स ऑल, गुड नाइट, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।